हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अमित सिंह नेगी द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा करंट अफेयर का 7वां लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास क्या है, देखिए ये करंट अफेयर सीरीज जो है एफ कैट एनडीए सीडीएस फर्स्ट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अपने नोट्स में और समझ कर चलते रहिए। तो देखते हैं आज क्या है हमारे पास। टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है इस साल। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम कहाँ डेवलप किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे गजराज कॉर्प्स के बारे में। और इसके अलावा हमारा पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी, जिसे प्रादेशिक सेना कहते हैं, उसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये अपना कॉमोमोरेट यानी कि जो वर्षगांठ है किस वर्ष मनाता है, 26 जनवरी 1950 को, 9 अक्टूबर 1949 को, 10 सितंबर 1948 को और 15 अगस्त 1947 को। देखते हैं क्यों इस बार हमारे लिए प्रादेशिक सेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि पहली बार प्रादेशिक सेना अपनी बटालियन, स्पेसिफिक बटालियन में महिलाओं को इंडक्ट करने वाली है, इस वजह से ये ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। इसके अलावा मोहन लाल साउथ इंडिया के बहुत ही जाने माने अभिनेता हैं, वो उनको प्रशस्ति पत्र या कॉमेंडेशन कार्ड उन्हें प्रदान किया गया था भारतीय थल सेना के अध्यक्ष द्वारा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा। तो इस संदर्भ में जो टेरिटोरियल आर्मी है, प्रादेशिक सेना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए सिर्फ ये जो है ये करंट फैक्ट है, इससे हम किस तरीके से क्वेश्चंस को लिंक करते हैं और इससे हम कैसे इसकी हिस्ट्री और इसके जो पास्ट में जो इम्पोर्टेंस है, क्या ये किस तरीके से क्यों इसे फॉर्म किया गया है, इस बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रादेशिक सेना जो है, प्रादेशिक सेना जो है एक वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस है, ठीक है। वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिक्रूटमेंट नहीं की जाती है, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, ये स्वेच्छा के लिए है। जो व्यक्ति यूनिफॉर्म सर्विस पसंद करता है और चाहता है कि यूनिफॉर्म सर्विस करे, पर उसे किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो उस तरीके के व्यक्ति के लिए उसको देश हित में या देश सेवा में कुछ योगदान देने के लिए टेरिटोरियल आर्मी का जो कंसेप्ट है लाया गया था। देखिए ये जैसे कि मैंने बताया एक पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है, वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस है जो कि सपोर्ट करता है और ऑगमेंट करता है रेगुलर इंडियन आर्मी को। देखिए जो टेरिटोरियल आर्मी है ये ज़्यादातर सोशल सर्विसेज के और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर जो भी भारतीय सरकार के जो कदम होते हैं उनमें उनका सहयोगी होता है। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इंडियन आर्मी ने इन्हें एक्टिव मोड में जाने के लिए कह दिया था, यानी कि इन्हें यूज़ किया जा सकता था अगर जो पाकिस्तान के साथ जो एस्केलेशन है अगर वो बढ़ जाता इस स्थिति में। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इट इज़ नॉट ए प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और किसी तरीके का सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इस तरीके की जो सर्विस के लिए आपको किसी मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में होना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई एम्प्लॉयमेंट करते हैं तब आप इस तरीके की सर्विस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है इस संस्था या टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना का मोटो, वो है सावधान व शूरता, विजिलेंस एंड वेलोर। देखिए इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है यूपीएससी आपके एग्जाम में पूछ सकती है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। देखिए ब्रिटिशियर्स द्वारा सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अधिनियम या कानून के तहत, टेरिटोरियल एक्ट जो था उसके तहत 1920 में गठित किया गया था। इस एक्ट में जो ब्रिटिशियर्स थे उन्होंने दो विंग गठित की थी, एक ऑक्सिलरी फोर्सेस के रूप में और दूसरा था इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेस के रूप में। ऑक्सिलरी जो फोर्सेस थी वो यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को इंडक्ट करती थी फॉर वॉलंटियर सर्विसेज के लिए। वहीं अगर आप देखें इंडियन टेरिटोरियल फोर्सेस जो इंडियंस थे उनको एक एज ए वॉलंटियरी सर्विसेज के लिए इंडक्ट किया जाता था। इस तरीके का जो एक्ट था जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद 1948 में दोबारा री इंट्रोड्यूस किया एज ए टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 में जब ये एक्ट पास हुआ उसके बाद ही अक्टूबर 1949 में तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी द्वारा इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया।
वहीं इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो जो मैंने आपको पहले बताया ही कि एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट आपके पास होना चाहिए, आप बेरोजगार नहीं होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इसके साथ ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ ही आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष की हो सकती है। ठीक है, साथ ही आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए और मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है। अब देखते हैं दूसरा हमारे पास जो करंट अफेयर है किस रूप में है। इन विच स्टेट हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम रिसेंटली डिप्लॉयड बाय द इंडियन आर्मी इन हिमालयाज। हिमालयाज में इंडियन आर्मी द्वारा हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम को डिप्लॉय किया है। लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं क्या है मोनोरेल। देखिए, मोनोरेल इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय सेना ने डिप्लॉय किया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड में और हाईली स्नोफॉल वाले रीजन में इस तरीके के जो ट्रैक्स होंगे उस पर इस तरीके की ट्रॉली के थ्रू मूवमेंट्स को अंजाम दिया जाएगा। ये हाई एल्टीट्यूड जो मोनोरेल सिस्टम है भारतीय सेना के गजराज कॉर्प्स द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ये इस मिलिट्री लॉजिस्टिक में एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता होगी 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई में, जहां पर हैवी स्नोफॉल होता है, जहां लैंडस्लाइड और एवलांचेस की बहुत ही प्रबल संभावना रहती है। इसको डिप्लॉय किया गया है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में, जो कि ये होगा 300 केजी तक का जो वजनी सप्लाईज होंगी, जिसमें हम राशन ले सकते हैं, एम्यूनिशन ले सकते हैं, फ्यूल ले सकते हैं या इंजीनियरिंग गुड्स ले सकते हैं। इन सब को ट्रांसपोर्ट करने की इसकी क्षमता रहेगी। यह प्रणाली जो होगी किसी भी प्रकार के जो कंडीशन होगी उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करेगी। देखिए, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये गजराज कॉर्प द्वारा डेवलप किया गया है तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि गजराज कॉर्प क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कहाँ पर फंक्शन करता है। देखिए, गजराज कॉर्प का जो हेडक्वार्टर है वो तेजपुर, असम में पड़ता है। इसकी स्थापना 1942 में ब्रिटिशियर्स द्वारा अरुणाचल प्रदेश और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जापानी आक्रमण से बचने के लिए इसका गठन किया गया था 1942 में, और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो इसे डिसबैंड भी कर दिया था। परंतु भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसकी उपयोगिता को समझा और इसे दोबारा से रेज किया। ठीक है, इसे माउंटेन कॉर्प्स भी कहा जाता है। इसका ये जो है आपको ईस्टर्न कमांड के पार्ट के रूप में देखने को मिलता है, ये ईस्टर्न कमांड का पार्ट माना जाता है। देखिए, थोड़ा सा ईस्टर्न कमांड के बारे में देख लेते हैं। ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे कलकत्ता के विजय दुर्ग में पड़ता है, और विजय दुर्ग को पहले विलियम फोर्ट कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1696 में ब्रिटिशर्स द्वारा एक फैक्ट्री और एक फोर्ट के रूप में की गई थी। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी, India's first of its kind. It has been established at the National Dairy Research Institute, Karnal. दूसरा है, the facility is intended to advance regenerative medicines and cellular therapies primarily for human use. तीसरा है, the One Health approach, which recognize the interconnectedness of human and animal health, is a key principle guiding the फैसिलिटी रिसर्च। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले कोशिश करिए इसे पॉज करके वीडियो को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि एलिमिनेट करने की। ये तो प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये आपको वन हेल्थ अप्रोच के बारे में पता है? तो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करके आगे बढ़ने की कोशिश किया करिए। देखिए, क्या है ये स्टेम सेल जो बायो बैंक होता है। पहली बात तो स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक रीजेनरेटिव सेल मानी जाती है, यानी कि वो सेल जो कि हमारे किसी भी ऑर्गन को रीडेवलप करने की क्षमता रखती है। उसके लिए हमने एक बायो बैंक डेवलप किया है, और वो डेवलप किया है हमने हैदराबाद बेस्ड NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, यह एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है जो कि प्रिजर्व करेगी और स्टोर करेगी भारत में जो वेरियस एनिमल्स हैं और उनके स्टेम सेल को, ताकि
ताकि हम किस तरीके के बेनिफिट ले सकें, बायो इकोनॉमी के सेक्टर में हम बेनिफिट ले सकें, वन हेल्थ अप्रोच के संदर्भ में हम बेनिफिट ले सकें। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा वन हेल्थ क्या होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल करेगा एनिमल सेल की एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा सेल कल्चर में। ये हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है जो दूसरे देशों में सेल कल्चर को लेके और रीजेनरेटिव सेल्स को लेके, उसको कम करेगा। और साथ ही जो हमारा एवरग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें इंडिया को बेनिफिट करेगा। देखिए वन हेल्थ अप्रोच जो होता है, ये हेल्थ अप्रोच जो हेल्थ में इस तरीके का अप्रोच माना जाता है कि ह्यूमंस, एनिमल एंड एनवायरनमेंट, इन सभी को आपस में एक मानकर और आगे की हेल्थ जो इम्प्रूवमेंट होता है, हेल्थ इनोवेशन होता है, उसको सक्षम बनाया जाए, उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आप किसी तरीके की कोई क्वेरी हो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए।